बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि की विस्तृत चर्चा हम इसके पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज देखेंगे बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन को कितने टॉपिक्स में देखेंगे हम लोग, किसने किया, कब, डेट्स को देखेंगे कि कौन कौन से डेट्स में क्या क्या घटनाएं घटी। अच्छा, बंगाल विभाजन क्यों किया गया, इसकी भी चर्चा हम लोग पृष्ठभूमि में कर लिए थे। यहाँ हल्का सा इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। बंगाल विभाजन के परिणाम क्या हुए, प्रभाव क्या हुए, कौन कौन से इसके बाद आंदोलन हुए, कौन सी संस्थाएं बनी, ये देखेंगे। तो बंगाल विभाजन किसने किया, तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। कब किया बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कब किया, तो ये देखते हैं, डेट देखते हैं। तो बंगाल विभाजन किया गया 1905 को किया गया, ठीक है, 1905 को किया गया। डेट्स देखते हैं, 20 जुलाई को निर्णय लिया गया था। कहाँ, तो बंगाल विभाजन का ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था। कहाँ, ब्रिटेन में लिया गया था। कब लिया गया था, 20 जुलाई। बहुत सारे बुक में देखेंगे तो 19 जुलाई भी हमको मिलता है कहीं कहीं, तो इसका भी ध्यान रखना, 19 जुलाई या 20 जुलाई दोनों में से कोई भी डेट यदि मिले तो हम लोग को टिक करना है। तो क्या किया गया था, ब्रिटिश सरकार निर्णय लिया था। कहाँ, ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया, 20 जुलाई को लिया गया था निर्णय। उसके बाद 7 अगस्त को, मतलब 20 जुलाई के बाद अगले ही महीने जुलाई, उसके बाद अगस्त, अगले ही महीने क्या कर दिया गया, जैसे ही यहाँ पता चला, भारत में पता चला कि 20 जुलाई को ही अंग्रेज लोगों ने, ब्रिटिश सरकार वहाँ जो थी, उन लोगों ने निर्णय लिया कि बंगाल का विभाजन करेंगे। वैसे ही यहाँ 7 अगस्त को इसके विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गया। और पहला प्रदर्शन कहाँ हुआ, कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक हुआ। कलकत्ता के कहाँ, टाउन हॉल में। अच्छा, इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकाला गया, इसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। और स्वदेशी आंदोलन, जैसे ही हम किसी चीज़ का स्वदेशी अपनाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्वदेशी आंदोलन से पहले बहिष्कार करेंगे, तब तो हम स्वदेशी अपनाएंगे। मतलब यदि हम अंग्रेजों के कपड़े का बहिष्कार करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे तो हम खुद से उस चीज़ को बनाएंगे। जैसे हम शिक्षा व्यवस्था को बहिष्कार करेंगे, मान लो हम उसके स्कूल में नहीं गए, अंग्रेजों के बनाए द्वारा स्कूल में, तो क्या करेंगे, हम इसके समानांतर कोई नया विद्यालय खड़ा करेंगे। तो इस कारण क्या हुआ, जब बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ, इसी दिन निर्णय लिया गया बहिष्कार का, तो उसके साथ ही स्वदेशी आंदोलन की भी घोषणा की गई, ठीक है। इससे रोजगार मिले। और एक्चुअल में जो बहिष्कार था वो केवल कपड़ा या अन्य संसाधन तक ही सीमित नहीं था। जितने लोग सरकारी कर्मचारी थे या सरकार के किसी भी विभाग में नौकरी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, उन सबको छोड़ने के बारे में भी ये बहिष्कार का आंदोलन किया गया था। इसके इतर स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया। तो 7 अगस्त को क्या किया गया, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार की घोषणा किया गया, है ना। 7 अगस्त को जैसे किया गया, अगस्त सितंबर तक ये आंदोलन चला। और इस आंदोलन के चलते हुए भी अंग्रेज क्या किए, इसको दबाने के लिए, एक्चुअल में राष्ट्रवाद पर किया गया आक्रमण ही मानो, क्योंकि ये राष्ट्रवाद को, बंगाल में जो राष्ट्रवाद उठ रहा था उसी को दबाने का प्रयास था। तो क्या किया गया कि 20 जुलाई को वहाँ निर्णय लिया गया। 7 अगस्त को यहाँ स्वदेशी आंदोलन, इसका विरोध शुरू हो गया 7 अगस्त को। और 16 अक्टूबर को, कब, 16 अक्टूबर को क्या किया गया कि जो विभाजन का निर्णय लिया गया था वो प्रभावी हो गया 16 अक्टूबर से। 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया। जैसे ये प्रभावी हुआ तो क्या किया गया भारतीयों द्वारा, तो भारतीयों द्वारा कुछ तो दिखेगा इसके प्रत्युत्तर में। तो भारतीयों ने क्या किया, शोक दिवस मनाया इस दिन को, शोक दिवस, ठीक है। भारतीयों ने क्या किया, इस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया। और क्या किया भारतीयों ने, तो इसी दिन 16 अक्टूबर को ही राखी दिवस मनाए। शोक दिवस के रूप में क्या किए, बंगाल में भारतीयों के घर में, एक्चुअल में बंगाल के लोगों ने खाना भी नहीं बनाया उस दिन, वंदे मातरम जैसे गीतों का गायन भी किया, रोड में निकले, शोक दिवस के रूप में बनाए। सब उपवास, एक्चुअल में उपवास जैसे व्रत का धारण किए थे। राखी दिवस एक्चुअल में रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव में मनाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव में मनाया गया था, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव में राखी दिवस मनाया गया था। और ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ही मनाया गया था। एक्चुअल में हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधे, और इस रूप में 16 अक्टूबर को ये मनाया गया था। अच्छा, अब देख लिए हम लोग, क्या देख लिए, 20 जुलाई,
अगस्त सितंबर 1 महीना ये सब बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन चला, और ये आगे भी चला, लेकिन ये 1 महीने चलने के बाद भी अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इसको 16 अक्टूबर को प्रभावी किया। जुलाई अगस्त सितंबर 1 महीना छोड़ के अक्टूबर को, और 20 जुलाई 7 अगस्त, उसके बाद 16 अक्टूबर, इस डेट्स में ये सब घटनाएं घटी, है ना। अब देखेंगे कि क्यों एक्चुअल में किया क्यों गया था, बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो बंगाल का विभाजन क्यों किया गया अब ये देख लेते हैं, है ना। इसका लेकिन पृष्ठभूमि में व्यापक चर्चा कर चुके हैं हम लोग पिछले वीडियो में, पूरे बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि पर 33 मिनट का वीडियो बनाए थे हम लोग। तो बंगाल विभाजन का 2 कारण था, एक तो जो हमको बताया गया और एक वास्तविक कारण था। तो अंग्रेजों द्वारा जो बताया गया, हमको क्या बताया गया था, एक तो बताया गया कारण था, और एक जो कारण था वो वास्तविक कारण था, है ना। तो बताया गया क्या, हमको बताया गया कि बंगाल जो है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है ना। इसमें उड़ीसा, ऊपर बिहार, इधर पूरा बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, ये सब मिलके एक प्रांत बनते थे, बंगाल प्रांत, ये बताया गया था। और ये बोल रहे थे कि हमको प्रशासनिक, क्योंकि उस समय यहाँ की जनसंख्या 7,85,00,000 की थी लगभग। उस समय टोटल भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, मतलब इतनी ज़्यादा जनसंख्या केवल और केवल बंगाल में थी। ये हमको बताया गया था कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में हमको बहुत समस्या जा रहा है, ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा बोला गया था। लेकिन हम वास्तविक कारण क्या था, ये तो हमको बताया गया कि हमको प्रशासनिक सुविधा है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना मुश्किल है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, हम लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और क्या बता रहे थे कि लोगों तक हम जो संवैधानिक कानून है वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लोगों को लाभ नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सब इनके द्वारा बताया गया था कारण, है ना। लेकिन एक्चुअल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, ये तो हमको बताया गया था। लेकिन वास्तविक कारण क्या था, जो बंगाल में राष्ट्रवाद उठ रहा था उसको ये दबाने का प्रयास था। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड रूल। ये इनकी एक नीति थी, डिवाइड एंड रूल। इसके तहत ही विभाजित किया गया था, क्योंकि बंगाल के राष्ट्रवाद के कारण आसपास के जो क्षेत्र थे, आसपास के राज्य थे, वहां भी आंदोलन प्रखर रूप से उद्वेलित हो जा रहा था। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, राष्ट्रवाद को दबाने के लिए ये बंगाल का विभाजन किया। अच्छा, राष्ट्रवाद ऐसे ही तो पनपेगा नहीं, है ना। राष्ट्रवाद एक दिन में पनपने वाला चीज नहीं है। राष्ट्रवाद का मतलब ही, राष्ट्र का मतलब है, राष्ट्रवाद का मतलब है कि वननेस का एहसास होना, ये एक भाव है ना। वननेस, हम एक हैं, मतलब अगर कोई तमिलनाडु में कोई भाई रहता है और हम हैं बंगाल में, तो हमको इसके लिए, इसके काम के लिए हमको प्रेम आना चाहिए कि ये तमिलनाडु में जितने लोग रहते हैं वो भी हमारे भाई हैं। तो ये क्या है, एक होने का एहसास है, इसको ही राष्ट्रवाद कहते हैं। तो एक दिन में तो ये पनपेगा नहीं राष्ट्रवाद, है ना। तो इसके लिए क्या हुआ, बंगाल में एक्चुअल में क्या हो रहा था, बहुत पहले से ही राष्ट्रवाद पनपता कैसे है, तो इसके 3 चरण मान सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले शिक्षा का विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा। उसके बाद क्या होगा, जब आदमी शिक्षित हो जाएंगे तो क्या होगा, राजनीतिक रूप से चेतना जागेगी, राजनीतिक चेतना आएगी लोगों में। तो जब लोग शिक्षित होते हैं तो उनके अंदर आती है राजनीतिक चेतना, और जब राजनीतिक चेतना आती है तब होता है राष्ट्रवाद का उदय। ये इस प्रक्रिया के तहत होता है। तो शिक्षा का विकास बंगाल में बहुत पहले से हो रहा था। यहाँ सबसे पहला पेपर, इवन भारत का सबसे पहला पेपर द बंगाल गजट, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बंगाल गजट कब आया था, 1780 में बंगाल गजट आया था, ठीक है। 1781 में क्या आया था, शिक्षा का विकास देख रहे हैं हम लोग। 1781 में आया था, यहाँ कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी। कलकत्ता मदरसा, इस समय वारेन हेस्टिंग्स थे तो उन्हीं ने किया था, अरबी और फारसी लैंग्वेज के लिए। सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कलकत्ता मदरसा के बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई भारतीय संस्कृति को पढ़ने के लिए, जिसमें विल्किंग ने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बाद क्या हुआ, यहाँ फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना हुई थी। ये शिक्षा का विकास है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज वेलजली ने किया था, जिस समय 1899 के समय में वेलजली यहाँ आए थे। 1899 बोल रहा हूँ, सॉरी, 1799 में आए थे। तो 1800 में क्या करेंगे, ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करेंगे। क्यों करेंगे, तो जो असैन्य अधिकारी थे, दैट मीन्स जो प्रशासक थे, उनको शिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करेंगे। ये 1800 में हुआ था, ठीक है।
ये एशियाटिक सोसाइटी आप 1784 में हुआ था और कलकत्ता मदरसा हुआ था 1781 में, और जो द बंगाल गजट था 1780 में। तो ये शिक्षा का विकास हुआ। इसके बाद भी क्या हुआ, द हिंदू बोल रहा हूँ, हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1817 में हुई। मैं यहाँ लिख देता हूँ, राष्ट्रवाद के उदय। तो जो ये शिक्षा का विकास हो रहा है वो ऐसी एक दिन में नहीं हुई, इतनी सारी संस्थाएं बहुत पहले 1905 से पहले बन रही हैं। तो इससे क्या होंगे, बंगाल के लोग शिक्षित होंगे। 1817 में क्या हुआ, 1817 में राजा राम मोहन राय के प्रयास और डेविड हेयर के प्रयास से क्या हुआ, एक कॉलेज की स्थापना हुई। क्या, कौन से कॉलेज की, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। कहाँ हुई, तो बंगाल में हुई हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में। 1817 में हिंदू कॉलेज, फिर 1857 में क्या होगा, भाई कॉलेज बन रहा है, अब क्या बनेगा, विश्वविद्यालय बनेगा। तो अब क्या बनेगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो ऐसे बहुत सारी संस्थाएं थी जिन्होंने शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया और बंगाल में बहुत ज़्यादा लोग शिक्षित हुए इन सब कारणों से। तो शिक्षा का विकास हो गया। फिर क्या हुआ, राजनीतिक रूप से राजनीतिक चेतना जागेगी। जब शिक्षा का विकास हुआ तो लोगों ने क्या किया, लोगों को जगाने के लिए बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं बनी, है ना। तो इन सब प्रक्रिया से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अभी छोटे छोटे आंदोलन हो ही रहे थे बंगाल में, इन सब से निपटने के लिए अंग्रेजों ने क्या सोचा कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। उस समय के गृह सचिव थे रिजले, उन्होंने अपने पत्र में बोला था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है। रिजले ने बोला था उस समय, गृह सचिव अपने पत्र में लिखा था, ब्रिटेन में उनका पत्र पढ़ा भी गया था, कि जो संयुक्त बंगाल है एक शक्ति है। मैं आपको बस ऐसे ही सुना देता हूँ क्या बोला था, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल अलग अलग दिशा की ओर खींचेगा। अगर हम बांट देंगे बंगाल को तो अलग अलग दिशाओं में खींचेगा, मतलब ये शक्तिहीन हो जाएगा। और यही हमारा योजना है, और यह योजना का एक परिणाम है जो बंगाल विभाजन है, यही हमारी योजना है। ये पत्र में लिखा था रिजले ने, जो उस समय के गृह सचिव थे। वो अब गृह सचिव के पत्र में ही लिखा गया था, ठीक है। तो उनका सीधा सा बात है, जो बता रहे थे यहाँ प्रशासनिक असुविधा, वो तो पूरा गलत बात था, क्योंकि इनके पत्र में ही लिखा गया था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, इसको विभाजित करेंगे तो ये अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाएगा, है ना। तो ये शक्ति कैसे बना, तो यही इतने सारे शैक्षणिक संस्थान खुल रहे थे बंगाल में। लोग छोटे छोटे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे थे, क्योंकि उस समय बहुत सारे राजनीतिक संगठन बने, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी बनी, सोसाइटी जमींदारों ने बनाया अपने अधिकारों के लिए। ये कब बना, मतलब 1838 में बना। डेट मैं पहले वाले वीडियो में पूरा बता चुका हूँ कि कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कैसे यहाँ बंगाल विभाजन क्यों करना पड़ा। तो इतनी सारी लैंड होल्डर सोसाइटी के बाद क्या बना, बंगाल, ब्रिटिश इंडिया, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, है ना। तो ये सोसाइटी है, ये भी सोसाइटी बन रहा है, और बंगाल में तो बनी रहा है। और उस समय इंडिया को क्या बोलते थे, तो ब्रिटिश इंडिया था, क्योंकि हम लोग उपनिवेश थे ब्रिटिश के, इसलिए ब्रिटिश इंडिया। तो क्या बना, बंगाल में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बना, ठीक है। ये 43 में बना, 1843 में। तो ऐसे बहुत सारे। इसके बाद क्या बना एक्चुअल में, इसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया मर्ज होकर एक राजनीतिक, क्योंकि इसमें एक्चुअल में जमींदारों का बहुत प्रभाव था, लोगों तक के पहुंच नहीं पाए थे। तो मध्यम वर्गों के लिए क्या बना, एक बंगाल हट गया और ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जगह एसोसिएशन हो गया। तो क्या बना, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कब बना, 1851 में बना। अब ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के बाद कौन सा संगठन बनेगा, तो ये इंडियन लीग बनेगा। ये कौन बनाया, कब बनाया, इन सब के क्या उद्देश्य थे, मैं बता चुका हूँ। तो जो ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के बाद इंडियन लीग, ये जो एक वर्ड, ये वाला वर्ड ले लीजिए, इंडियन, और ये एसोसिएशन की जगह लीग हो गया, ठीक है। और उसके बाद इंडियन लीग के बाद ये जो इंडियन लीग बना, इंडियन लीग के बाद क्या बनेगा, ये 1875 में बना, ठीक है। इंडियन लीग कब बना, 1875 में। तो इंडियन एसोसिएशन भी बना। तो इंडियन लीग के बाद क्या बना, इंडियन एसोसिएशन। ये कब बनेगा, तो 1876 में बनेगा। और यही जो संगठन है इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और राधाकांत मोहन जी, ये जाके 1886 में मर्ज हो गए, किसमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। कब हुए, 1886 में मर्ज हो गए। इस प्रकार से इतने सारे राजनीतिक संगठन बने। और राजनीतिक संगठनों का उद्देश्य क्या था, कि लोगों में उनके अधिकारों के प्रति
चेतना जागृत किया जाए, लोग को एक किया जाए और छोटे छोटे आंदोलन किए जाएं अंग्रेज की नीतियों के खिलाफ। ठीक है, इतने सारे संगठन बन रहे, राजनीतिक संगठन, शिक्षा का विकास हुआ, राजनीतिक संगठन बने, लोगों की राजनीतिक चेतना के लिए थी। इन सब जागरण के कारण हुआ राष्ट्रवाद का उदय, और इस राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए, इस राष्ट्रवाद को दबाने के लिए क्या किया गया, बंगाल के विभाजन किया गया। ये तो कारण हो गया कि उन्होंने बताया प्रशासनिक असुविधा, लेकिन कारण था, वास्तविक कारण ये था। इसके परिणाम क्या क्या निकले, तो इसके परिणामों को हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि परिणाम क्या क्या निकलेंगे। ठीक है, तो परिणाम में सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ क्या क्या बना, कौन कौन से संगठन बने। ठीक है, हम लोग देख लिए कब हुआ वो भी देख लिए, क्यों हुआ देख लिए, परिणाम भी देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में 16 अक्टूबर को, तो एक बार बना देता हूँ, बंगाल का विभाजन थोड़ा सा देख ही लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया बंगाल। एक्चुअल में ये पूरा पूर्वी बंगाल, ये असम का क्षेत्र हो गया। ठीक है, और ये बिहार का क्षेत्र हो गया, और ये उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, बहुत बड़ा क्षेत्र होता था। ठीक है, ये सब, तो इसको बीचों बीच बांटा गया। कब? 16 अक्टूबर को। ठीक है, 16 अक्टूबर को प्रभावी हो गया। तो इन लोगों ने एक काम किया कि इधर की जो जनसंख्या थी, एक किस में बांटे, पूर्वी बंगाल में बांटे, और इसको क्या बांटे, पश्चिमी बंगाल में बांटे। ठीक है, इधर क्या कर दिए, मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक कर दिए, हिंदुओं की जनसंख्या कम, क्योंकि इधर मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। इधर क्या किए इन लोगों ने, हिंदू की जनसंख्या इधर अधिक थी, इधर क्या थी, मुस्लिम की जनसंख्या कम थी। तो इस रूप में बांट दिया गया। और कौन कौन से क्षेत्र उस समय बांटे, तो था दोनों क्षेत्र में, एक तो असम, इधर क्या था, असम, और ये पश्चिम बंगाल पूरा। और कौन सा प्रांत था, चटगांव। ठीक है, ये सब प्रांत थे। इधर कौन कौन से प्रांत थे, एक तो था बिहार था, बंगाल था, और उड़ीसा था। इस रूप में बांट दिया गया। एक तो हिंदू, एक एक्चुअल में हिंदू संप्राय हिंदू मुस्लिम, सॉरी, मुस्लिम संप्रदाय को ये बढ़ावा देने के लिए किया गया था ये विभाजन, ताकि दोनों में फूट पड़े, एक दूसरे की लड़े। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस मनाया था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, क्योंकि इन्होंने धार्मिक आधार पे ही बंगाल का विभाजन किया था। तो ये तो हो गया, एक प्रारूप देख ली कि कौन कौन सा, कैसे कि कौन कौन से क्षेत्र किस किस क्षेत्र में थे, कैसे कैसे बांटा गया था इसको। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसके क्या क्या परिणाम हुए। ठीक है, एक तो देख लिए कि कैसे बांटा गया, सॉरी। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि जब कोई भी आंदोलन कहीं से शुरू होगा तो उसका प्रसार कहाँ कहाँ तक होगा। एक तो बंगाल हो गया, ठीक है, नीचे बना लूँ क्या, सॉरी, एक बंगाल हो गया, ठीक, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ किन लोगों ने नेतृत्व किया। एक तो बंगाल में सीमित थे आंदोलन, ज़्यादा बढ़ नहीं पाया, क्योंकि जो इसके नेतृत्व करता थे उन लोगों ने त्योहारों का सहारा लिया, और जो हिंदू धार्मिक उत्सव आते थे उन लोग को उस चीज़ का इन लोग फ़ायदा उठाए कि जब भी उत्सव होता था तो उस उत्सव पर, किसी त्यौहार में, जैसे गणेश उत्सव मनाया जाता था, गणपति शिवाजी का जयंती मनाया जाता था यहाँ महाराष्ट्र में, तो उसके आधार पर ही ये आंदोलन को बढ़ाना चाहते थे, और इसीलिए मुस्लिमों ने यहाँ सहयोग नहीं किया। देखेंगे आगे किस वर्ग ने सहयोग किया, किस वर्ग ने सहयोग नहीं किया। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि बंगाल में किसका किसका नेतृत्व था, महाराष्ट्र में किसका किसका नेतृत्व था, मद्रास में किसका किसका नेतृत्व था, है ना, दिल्ली में, और कहाँ था ये, पंजाब में था, और एक्चुअल में दिल्ली, यहाँ छोटा सा जगह, ये दिल्ली हो गया, और ये
ऊपर का क्षेत्र पंजाब हो गया, हरियाणा नहीं ना, पंजाब, और ये यूपी का क्षेत्र। तो इतने जगह में ये जो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन है इसको फैलाया गया, ठीक है। मतलब बहुत सीमित रूप में फैला, एक्चुअल में पूरे बंगाल में ही यह आंदोलन बहुत प्रखर रूप से हुआ था, दूसरे जगह बहुत सीमित रूप से हुआ। तो इन सब जगहों में किनका किनका नेतृत्व रहा ये देख लेते हैं। तो बंगाल का नेतृत्व वहाँ के बहुत महत्वपूर्ण नेता किए एस.एन. बनर्जी, ठीक है, जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो एस.एन. सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक्चुअल में बनर्जी, और इनके साथ कौन थे, तो इनके साथ थे कृष्ण कुमार मित्र जी। और जो बहिष्कार आंदोलन का सुझाव था ये कृष्ण कुमार मित्र जी ने ही दिया था, बहिष्कार आंदोलन का सुझाव, ये ध्यान में रख लेंगे। और मद्रास में किन लोगों ने नेतृत्व किया, तो मद्रास में सिर्फ एक नेतृत्व करते थे, वो हमारे थे चिदम्बरम पिल्लई। महाराष्ट्र में बात करने का, इसको याद करने का वो भी नहीं है, क्योंकि तिलक जी थे, तिलक जी ने वहाँ नेतृत्व किया महाराष्ट्र में, है ना। दिल्ली में किसने किया, तो दिल्ली में, चूँकि दिल्ली में उस समय भी क्योंकि मुगल शासन समाप्त ही हुआ था 1857 में, वैसे भी उन लोगों ने नेतृत्व भी किया था, तो वहाँ मुस्लिम ही करेंगे। तो वहाँ कौन थे, मुस्लिम कौन थे, सैयद हैदर खां, सैयद हैदर खां जी थे। अच्छा, पंजाब में कौन कौन थे, तो पंजाब में थे लाला लाजपत राय, लाला सीधा तिलक, लाल बाल, ये दोनों थे, ठीक है, लाला लाजपत राय। और कौन थे, अजीत सिंह थे यहाँ। और यूपी में कौन थे, तो स्वामी श्रद्धानंद जी थे, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसको स्वामी श्रद्धानंद। तो इन लोगों ने नेतृत्व किया, कहाँ कहाँ नेतृत्व किया, कैसे कैसे नेतृत्व हो ये देख लेते हैं। तो पंजाब में नेतृत्व किया लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने, दिल्ली में सैयद हैदर खान ने नेतृत्व किया, महाराष्ट्र में तिलक जी ने नेतृत्व किया, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने नेतृत्व किया, और जो बंगाल था वहाँ एस.एन. बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र ने नेतृत्व किया। और ये जो कृष्ण कुमार थे इन्होंने ही सुझाव दिया था बहिष्कार आंदोलन का। और जो यूपी था वहाँ स्वामी श्रद्धानंद ने। तो ये बहुत सीमित क्षेत्र था, बंगाल तक ही सीमित था, अन्य राज्यों में जो प्रसार था और जो नेतृत्व था वो बहुत कम था, सीमित रूप से हुआ था। तो बाकी लोग जो नेतृत्व करते थे, अन्य जगह जो प्रसार हुआ था आंदोलन का वो यहीं हुआ था, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रसार। तो ये तो हो गया प्रसार और नेतृत्व देख लिए हम लोग, ठीक है। अब क्या देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन का जो प्रभाव था वो क्या क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ ये देखेंगे, है ना। तो जो स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव था, प्रभाव इस रूप में ही पढ़ेंगे, इससे कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, 99% पूरा टॉपिक कवर हो चुका है, इससे पहले का वीडियो भी आप देख लेंगे पृष्ठभूमि के रूप में। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, तो सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रभाव पड़ा, ठीक है, सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रभाव पड़ा। और सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके घटक कौन कौन से हैं, तो सांस्कृतिक क्षेत्र के घटक हैं शिक्षा, साहित्य, कला और विज्ञान, ये इसके घटक हैं। हम देखेंगे शिक्षा में क्या क्या प्रभाव पड़ा स्वदेशी आंदोलन का, कौन कौन सी शिक्षण संस्थाएं बनी। सीधी सी बात है, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव, दैट मीन्स जब बहिष्कार होगा पाश्चात्य संस्कृति का, पाश्चात्य शिक्षा का, अंग्रेजों का, उपनिवेशवाद का, तो उनकी शैक्षणिक पद्धति का भी बहिष्कार होगा, उनके साहित्यों का भी बहिष्कार होगा, उनकी कलाओं का बहिष्कार होगा। और उस समय ये विज्ञान में जो उनका वर्चस्व था उसको ख़त्म करने के लिए कुछ हमारे बंगाल और देश के वैज्ञानिकों ने कुछ आविष्कार किए और सफल हुए। उसके कारण क्या होगा, आंदोलन को मजबूती भी मिलेगा, है ना। उनका जो पाश्चात्य लोगों का जो विज्ञान पे प्रभाव था वो भी टूटेगा। तो इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रभाव पड़ा, शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ा, इसको एक बार लिख लेंगे, है ना। तो इसको मैं मिटा ही देता हूँ एक्चुअल में, ये तो देख लिए बाकी सब। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में शिक्षा देखेंगे, पहले शिक्षा में क्या क्या हुआ, फिर साहित्य देखेंगे, फिर कला देखेंगे, फिर टॉपिक लगभग कवर हो जाएगा आप लोग का।
तो जो 16 अक्टूबर को 1905 को बंगाल विभाजन हुआ, इस बंगाल विभाजन में 16 अक्टूबर के बाद का हुआ नवंबर 1905 में क्या होगा, एक रंगपुर नेशनल स्कूल खुला। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव है, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव। और शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ा था, रंगपुर नेशनल कॉलेज खुला नवंबर 1905 में। उसके बाद क्या खुला, अब नेशनल स्कूल खुलेगा, उसके बाद क्या खुलेगा, नेशनल कॉलेज भी तो खुलेगा। तो ये कब खुला, 1906 में खुला, अगस्त 1906 में। अगस्त 1906 में क्या खुलेगा, तो बंगाल नेशनल कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज, नेशनल स्कूल खुला, फिर नेशनल कॉलेज खुला, एक्चुअल में बंगाल में खुला। तो बंगाल, ये छोटा स्कूल बहुत छोटे क्षेत्र में खुलता है, तो रंगपुर में खुला, इसलिए रंगपुर नेशनल स्कूल हो गया, बंगाल नेशनल कॉलेज हो गया। इसके प्रिंसिपल थे अरविंद घोष जी। जो अभी इनका दमन होगा तो ये पांडुचेरी भगेंगे 1908 में, ये आगे आएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं अरविंद घोष जी। ये गरम दल के रहते थे, बाद में फिर नरम पड़ जाएंगे। उसके बाद 1906 अगस्त 1906 में क्या हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा विकास परिषद का गठन होगा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। एक्चुअल में क्या होगा, जब अलग अलग स्कूल, अलग कॉलेज ऐसे खुलेंगे तो लोग में ऐसे लगेगा कि एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाया जाए राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कौन करेंगे, तो एच डी बनर्जी जो थे वो करेंगे इसका गठन। एच डी बनर्जी, इनका नाम था सदगुरुदास बनर्जी जी। तो एच डी बनर्जी ने क्या किया, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया। ये तो था जो शिक्षा में प्रभाव था बंगाल विभाजन का। इससे पहले ही बन चुका था, सतीश चंद्र मुखर्जी ने 1902 में एक डान सोसाइटी का गठन किया था, 1902 में, इसको यहीं देख लीजिए। तो ये क्या हुआ था, डान सोसाइटी एंड मैगजीन। ये कौन करेंगे, सतीश चंद्र मुखर्जी, सतीश चंद्र मुखर्जी ने किया। तो ये शिक्षा में प्रभाव था बंगाल विभाजन के बाद, जो सांस्कृतिक प्रभाव देख रहे हैं वो, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन का साहित्य पे क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो साहित्य में प्रभाव, साहित्य में प्रभाव में कौन कौन प्रमुख लेखक थे, एक तो रविंद्रनाथ ठाकुर थे, टैगोर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसी समय आमार सोनार बांग्ला की रचना की, आमार सोनार बांग्ला की। और ये पहले ऐसे पूरे विश्व में कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों में राष्ट्रगान के रूप में मनाया जाता है। एक तो आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, और हमारे यहाँ जनगण मन, जो इन्होंने तीसरे दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए इन्होंने लिखा था। तो एक अमार सोनार बांग्ला 1971 में इसको अपनाया गया था बांग्लादेश द्वारा, ठीक है। लेकिन ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो स्वदेशी के आलोचक थे, ये स्वदेशी के पक्ष में नहीं थे, और ये जो बहिष्कार आंदोलन था उसके कोई बहुत पक्ष में भी नहीं थे। बहिष्कार आंदोलन के, ये बहिष्कार आंदोलन को बोलते थे कि निष्ठुर बर्बादी बस है और कुछ नहीं है। अब निष्ठुर बर्बादी क्या, मतलब जो विदेशी वस्तुएं हैं उनको जलाना बर्बादी है और कुछ नहीं है। स्वदेशी के बहुत आलोचक थे, उतने पक्ष में नहीं थे। ये बोलते थे कि पाश्चात्य सभ्यता और ये सब को मिक्स करके ही विकास संभव है, बाकी आप सीधा किसी चीज़ का आग जला के छोड़ के ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये उसके आलोचक थे। बाकी इन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया था। दूसरे थे द्विजेंद्र लाल, उस समय के जो साहित्यकार थे उनको थोड़ा सा नाम देख लेते हैं। द्विजेंद्र लाल,
इन्होंने भी उस समय, द्विजेंद्र लाल राय, उस समय इन्होंने भी बहुत सारे साहित्यों की रचना की थी। तीसरे थे मुकुंद दास, बहुत लोग तो नहीं हैं, कुछ कुछ को देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये कौन है? सैयद अबू मुहम्मद। कौन है? सैयद अबू मुहम्मद। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे साहित्य में प्रभाव। रविंद्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र लाल हैं, मुकुंद दास जी हैं, सैयद हैं। ऐसे करके इसको नमिनुक्स बना के याद भी कर लेना, RDMS। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र लाल राय और मुकुंद दास और सैयद अबू मुहम्मद, या RDMM, मोहम्मद बस याद रखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो। 1911 में जब ये लिखेंगे ना, थर्ड दिल्ली दरबार में, रविंद्रनाथ टैगोर जी, यहीं देख लेते हैं थोड़ा सा, जब थर्ड दिल्ली दरबार में जब लिखेंगे जन गण मन और जॉर्ज पंचम का स्वागत के लिए लिखेंगे ना, तो इनको 1913 में ही नोबेल दिला दिया गया था, ऐसा बोला जाता है। खैर ये बहुत काबिल थे, नोबेल पुरस्कार इनको मिलना चाहिए था, बट 1913 में ही इनको नोबेल भी मिल गया था। और जलियांवाला बाग कांड में अपनी नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी थी इन्होंने। और इनका बाद में देख लेंगे, एक प्रॉपर इनके ऊपर वीडियो बना लेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर। तो ये तो हो गया साहित्य में प्रभाव। ठीक है, अब क्या देखेंगे? स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव में देखेंगे कला बचा और विज्ञान बचा। उसके बाद हम देखेंगे लिमिटेशन, किन किन लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, किन किन लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, ये देखेंगे। ठीक है, अच्छा, तिलक जी के बारे में एक चर्चा नहीं कर पाए हम लोग। जो तिलक जी थे, इसी समय एक चिरोल नाम के अंग्रेज व्यक्ति थे, इन्होंने भारतीय अशांति का जनक भी बोला था तिलक जी को, भारतीय अशांति का जनक चिरोल ने बोला था। ठीक है, और तिलक जी इसी चिरोल केस में इंग्लैंड गए थे, और 1919 शायद अधिवेशन हुआ 1919-1920 में, तो ये अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। अध्यक्ष बनने वाले थे आईएनसी की, ये व्यक्ति अध्यक्ष भी नहीं बने हैं। आईएनसी के पहले व्यक्ति हैं जो इतने सक्रिय हो कि भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ क्या देखने वाले थे हम लोग? देखने वाले थे कला के क्षेत्र में क्या क्या हुआ, और साथ में विज्ञान को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो कला और विज्ञान में देखते हैं क्या क्या हुआ। कला में बहुत व्यक्ति नहीं थे, 2 लोग थे, उनको याद रखना है, इन दोनों से ही पूछा जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर किनके साथ मिलके? तो गगनेंद्रनाथ के साथ मिलके। अवनींद्र और गगनेंद्र, AG, ये क्या है? AG, अवनींद्रनाथ और गगनेंद्र। इन दोनों ने 1907 में क्या किए? एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट संस्था की स्थापना किए। इनके सहयोग से, गगनेंद्रनाथ के सहयोग से दोनों ने स्थापना किया। क्या किए? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का। अच्छा, ये ऐसे व्यक्ति थे इन्होंने कि पाश्चात्य सभ्यता को बहिष्कार किया। कला में, जब चित्रकला में पाश्चात्य सभ्यता का बहिष्कार होगा चित्रकला में, तो क्या करेंगे? स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अजंता से प्रेरणा लेके इन्होंने पाश्चात्य जो कला में उनका अधिकार था, पाश्चात्य लोगों का, अंग्रेजों का जो अधिकार था, उसको कम करने का इन्होंने प्रयास किया। अजंता से प्रेरणा लेके इन्होंने चित्रकला का उस रूप में, अपनी चित्रकला के रूप में प्रभावित किया लोगों को। अजंता को देख के इन लोग प्रभावित हुए और इसी रूप में ही अपनी चित्रकला को आगे बढ़ाया। तो एक याद रखेंगे कि अजंता से प्रेरणा लेकर इन्होंने चित्रकला की, इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने गगनेंद्रनाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की 1907 में। बस कला में बस इतना जानना है और कुछ नहीं जानना है। अच्छा, विज्ञान के क्षेत्र में इसको तो जानते ही होंगे, विज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा। अच्छा, इन सब चीज़ों से क्या हो रहा था? तो इन सब चीज़ों से आंदोलन को क्या मिल रहा था? मजबूती मिल रहा था। जब विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत सारा आविष्कार करेंगे भारतीय वैज्ञानिक लोग, तो उससे भी स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा। स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा तो आंदोलन मजबूत होगा, सीधी सी बात है। तो इस समय कौन थे? जगदीश चंद्र बसु, इसको तो सब जानते होंगे, जगदीश चंद्र बसु जी। तो जगदीश चंद्र बसु जी क्या किए थे, इसको बताने की भी जरूरत नहीं है। पौधों में जान होता है, ये इन्होंने ही बताया था।
पौधों में जान होता है बोला था इन्होंने, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र राय जी थे। प्रफुल्ल चंद्र राय जी, प्रफुल्ल चंद्र राय जी क्या करेंगे? प्रफुल्ल चंद्र राय जी करेंगे, केमिस्ट थे ये, तो क्या करेंगे? केमिकल स्टोर की स्थापना करेंगे। तो क्या केमिकल? तो केमिकल स्वदेशी और स्टोर दुकान, केमिकल स्वदेशी स्टोर। अब स्वदेशी तो है ही, स्टोर दुकान, ठीक। तो केमिकल से आगे क्या लगा देना? बंगाल, ठीक है। तो बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक। कौन कौन लोग? जगदीश चंद्र और प्रफुल्ल चंद्र राय। तो ऐसे याद रख लेंगे आप कि जगदीश चंद्र बसु यदि यहाँ नाम रखेंगे तो ये चंद्र है, इसके हिसाब से आप याद रख लेना कि चंद्र राय, दो लोग थे विज्ञान के क्षेत्र में, एक जगदीश चंद्र बसु और चंद्र राय। तो कौन चंद्र राय? तो प्रफुल्ल चंद्र राय। इन्होंने केमिकल स्टोर की स्थापना की थी, एक्चुअल बंगाल में की थी, तो बंगाल केमिकल, और स्वदेशी आंदोलन तो स्वदेशी स्टोर, ठीक है। और इसमें अवनींद्रनाथ गगनेंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ ने क्या किया था? अजंता से प्रेरणा लेके पाश्चात्य सभ्यता का जो स्थापित हो जगह था, चित्रकला में जो प्रभाव था अंग्रेजों का, उसको कम किया अजंता से प्रेरणा लेकिन उन्होंने चित्रकारी शुरू किया इन्होंने, ठीक है। और अवनींद्रनाथ ने गगनेंद्रनाथ के साथ मिलकर क्या किया? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। कब की? 1907 में की। तो कला और विज्ञान हो गया। अब कुछ नहीं देखना है, अब ये देखना है हमको कि ये जो आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, इसमें हिस्सा कौन कौन से वर्गों ने लिया और कौन कौन से वर्गों ने नहीं लिया, उसके साथ ही ये खत्म हो जाएगा। और जब 1905 में बंगाल विभाजन होगा धार्मिक आधार पे, तो 1906 में इसके आगे क्या होगा? इसके आगे होगा मुस्लिम लीग की स्थापना। ढाका में होगा मुस्लिम लीग की स्थापना। सलीमुल्लाह, जो एलिट में मुस्लिम लोग रहते थे ना, एकदम जो अमीर मुस्लिम लोग, उन लोगों ने स्थापना किया, ठीक है। इसको आगे आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना को लेके अभी हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे सीमाएं क्या थी इस आंदोलन की, लिमिटेशन क्या थे, ठीक है। लिमिटेशन में क्या देखेंगे? इसको दो भागों में बांट लेते हैं। सीमित वर्गों तक ये फैला, सीमित वर्गों तक, और क्या देखेंगे? सीमित क्षेत्र तक। अब पूरे देश में तो फैला नहीं है, केवल बंगाल में फैला था। बाकी तो आप जानते हैं दिल्ली में फैला, महाराष्ट्र, मद्रास, पंजाब, यूपी, इतने क्षेत्र में फैला, तो सीमित क्षेत्र था। एक्चुअल में दूसरी जगह उतना बड़े रूप में आंदोलन नहीं हुआ था, केवल बंगाल में, बंगाल तक ही सीमित थे आंदोलन बहुत अच्छे रूप में। तो सीमित क्षेत्र देख लिया। अब वर्ग देखेंगे, तो वर्गों को दो भाग में बांट लेते हैं, ठीक है। एक तो जो इस आंदोलन में हिस्सा लिए थे, हिस्सा लेने वाले लोग थे। हिस्सा कौन लोगों ने लिया और हिस्सा नहीं लेने वाले लोग कौन कौन थे? तो हिस्सा कौन लोगों ने लिया? तो सबसे पहले जो उच्च वर्ग के थे, अब ये जितने उस समय राजनीतिक संगठन बनाए थे उन लोगों ने बहुत अच्छे से विरोध किया। तो सीधी सी बात है, उच्च व मध्यम वर्ग तक सीमित थे यह आंदोलन, ठीक है। छात्रों ने, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी छात्रों के बेताज बादशाह कहे जाते हैं, तो उनके कारण भी इस आंदोलन को बहुत समर्थन मिला छात्रों का। तो छात्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे इस आंदोलन में, छात्र काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक्टिव थे, ठीक है। तीसरे कौन थे? महिला वर्ग पहली बार किसी आंदोलन में हिस्सा ले रही थी घर से निकल के, ठीक है। तो महिलाएं पहली बार किसी आंदोलन में हिस्सा ली। तो छात्र और महिला हो गया, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, इन लोगों ने हिस्सा लिया। हिस्सा किन लोगों ने नहीं लिया? तो हिस्सा नहीं लिया किसान ने और मुस्लिम वर्ग ने हिस्सा नहीं लिया। एक दो अपवाद हो सकते हैं और अपवाद एक ही है, जैसे मुस्लिम में किसानों ने आंदोलन नहीं लिया, मुस्लिमों ने आंदोलन नहीं लिया, लेकिन अपवाद कौन हो सकते हैं? अपवाद हैं वारीसाल, एक जगह का नाम है, यहाँ के एक मुस्लिम किसान थे, क्या थे? अब्दुल रसूल। इन्होंने किसानों को नेतृत्व किया और यहाँ से इन्होंने वारीसाल से इस आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। कौन? वारीसाल से अब्दुल रसूल जी। मुस्लिमों ने हिस्सा नहीं लिया क्योंकि जो आंदोलन था वो धार्मिक आधार पे हो रहा था, ठीक है। धार्मिक आधार पे मतलब जो हिंदू नेता थे वो एक्चुअल में पूरे देश में बहुत सारे उत्सव महाराष्ट्र में मनाए जा रहे थे, शिवाजी गणपति उत्सव, उस सब आंदोलन, उस इन सब चीज़ों का आधार ले रहे थे आंदोलन को बड़ा करने के लिए, ठीक है। और बहुत सारे धार्मिक उत्सव के आधार पे, दुर्गा उत्सव के आधार पे भी इस आंदोलन का प्रसार किया जा रहा था, इसलिए मुस्लिमों ने हिस्सा नहीं लिया।
चूँकि ये धार्मिक विभाजन था, मुस्लिम और हिंदुओं को बांटने के लिए प्रयास था और वो अंग्रेज लोग कुछ हद तक सफल भी हुए, तो इसलिए मुस्लिमों ने भी हिस्सा लिया। लेकिन ये किसान जो थे वो वारीसाल से अब्दुल रसूल जी, मुस्लिमों में भी अपवाद थे और ये वारीसाल से किसानों को नेतृत्व भी किए। तो ये हम लोग देख चुके हैं। एक जो बांधव समिति है, स्वदेश बांधव समिति, एक छूट गया शायद, उसको देख लेते हैं नाम, किन्ने स्वदेश बांधव समिति का स्थापना किया। तो अश्विनी कुमार दत्त। अब ये वारीसाल याद आया तो वो भी याद आ गया, ये वारीसाल से ही थे। वारीसाल में अश्विनी कुमार दत्त जी थे, अश्विनी कुमार दत्त जी। तो अश्विनी कुमार दत्त जी एक टीचर भी थे, ठीक है, टीचर थे। इन्होंने क्या किया था, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। इन सब चीज़ों के बारे में, सभी समिति और सभी संगठन सभा के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। सभी संगठनों का क्या काम था, सभी समिति, जितने शिक्षण संस्थान थे, किन लोगों ने इनकी स्थापना की थी, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो बंगाल विभाजन के पूरा आउटड्रॉ हम लोग खींच चुके हैं कि बंगाल विभाजन 1905 में 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ। उससे पहले 7 अगस्त को ही इसका कलकत्ता के टाउन हॉल में बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। फिर जो साहित्य में शिक्षा, कला, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या प्रभाव पड़ा आंदोलन में, किन लोगों ने हिस्सा लिया, किन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। वारीसाल से अब्दुल रसूल जी ने किसानों को नेतृत्व किया, मुस्लिम लोगों ने क्यों हिस्सा नहीं लिया, और किन किन क्षेत्रों में किन नेताओं ने नेतृत्व किया। और बंगाल तक ही सीमित था या बंगाल विभाजन का जो आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप लोग को वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा, जो पढ़ रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, देखते ज़रूर हैं आप लोग वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ यहाँ तक अगर आ गए होंगे आप पढ़ते हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।